नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी फेज़ 9 एग्ज़ाम जो 15 मार्च 2022 को ये ग्रेजुएट लेवल का अंतिम शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ग्रेजुएट लेवल के फेज़ 9 के टोटल 5 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए। तो इससे पहले 4 शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, वो यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में 15 मार्च का जो पेपर हुआ है, पूछे गए जीके के 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो अब तक कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं स्पेशल जीके के फेज 9 के ग्रेजुएट लेवल का, यानी कह सकते हो पूरा पेपर यहाँ पर ये लास्ट पेपर है। इस पूरे 125 क्वेश्चंस की ये एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। तो ये जो पेपर देख लेते हैं 15 मार्च का जो फेज 9 का एसएससी का पेपर है, जो भी हाल ही में हुआ है। आने वाले आपकी सीजीएल के जो एग्जाम है, सीएचएसएल है या फिर ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी 2 है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो क्वेश्चन कंटिन्यू करें उससे पहले जो भी कैंडिडेट हैं स्पेशल रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप और स्टूडेंट से पीछे रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में गड़बड़ा जाता है। जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, कम समय ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाएंगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सभी स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो ईयरली पास आपकी 360 में पड़ जाएगा, यानी मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो इस कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ऑफर अवेलेबल है। अब ये एनटीपीसी 2 और जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, तो इनके लिए काफ़ी कम समय है। डेली मॉक टेस्ट लगेगा, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं पूछे गए सारे जीके क्वेश्चन। पहला सवाल लिखिएगा, पद्म भूषण 2022 निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? पद्म भूषण 2022 है, ये 17 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण ये 2022 में 4 व्यक्तियों को और पद्मश्री दिया गया है 107 व्यक्तियों को। तो करंट अफेयर से ये वाला जो टॉपिक है पद्म अवार्ड करंट अफेयर्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से सवाल आएगा, किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया है, तो पूरे दिमाग में फिट कर लेना कौन से क्षेत्र से है। तो पद्म विभूषण के यहाँ पर पद्म भूषण का पूछा है, जो कि 17 व्यक्तियों का आपको नाम याद होना चाहिए। इनमें से एक विक्टर बनर्जी भी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो देख लेते हैं पद्म भूषण 17 किन व्यक्तियों को दिया गया है। विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में दिया गया, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री गुलाब नबी आज़ाद को दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स में जम्मू कश्मीर से हैं। सुश्री गुरमीत बाबा मरणोपरांत इन्हें मिला है कला क्षेत्र में, पंजाब से हैं। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, श्री नटराजन चंद्रशेखरन है, और किस क्षेत्र में दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे व्यापार और उद्योग का दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन। श्री कृष्ण एला और सुचित्रा एला ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। मधुर जाफरी को दिया गया है पाक कला में, अमेरिका से है मधुर जाफरी। देवेंद्र झाझरिया खेल क्षेत्र से, राजस्थान में। और राशिद खान है कला के क्षेत्र में दिया गया है। राजीव महर्षि को दिया गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में। श्री सत्यनारायण नडेला को व्यापार और उद्योग में। सुंदरराजन पिच्चाई व्यापार उद्योग। साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग। संजय राजाराम मरणोपरांत मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग का, संजय राजाराम याद कर लेना, मैक्सिको से हैं। सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा राय हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड। स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात से, और वशिष्ठ त्रिपाठी को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, साहित्य शिक्षा और विज्ञान इंजीनियरिंग के। तो ये तो आपके हो गए पद्म भूषण। यहाँ पर पद्म विभूषण से भी सवाल पूछ गया है इसी सेट में कि किसे सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन ऑप्शन में से किन्हें पद्म विभूषण 2022 मिला है सिविल सेवा में? तो यहाँ पर आप देखेंगे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान में सेकंड स्थान पर है भारत रत्न के बाद में। पद्म विभूषण 2022 में 4 व्यक्तियों को नाम याद होना चाहिए, दिमाग में एक तरीके से फिट। प्रभा अत्रे कला क्षेत्र में, महाराष्ट्र से है प्रभा अत्रे कला, ठीक है। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत प्रभा अत्रे हैं, बाकी तीनों को ही मरणोपरांत है। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे राधे और श्याम है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से है, श्याम है तो उत्तर प्रदेश से। जनरल बिपिन रावत है मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड से है। कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत है, पब्लिक अफेयर्स का कल्याण सिंह को, प्रभा अत्रे को कला का, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा का, बिपिन रावत सिविल सेवा का पद्म विभूषण 2022। दिसंबर 2021 में किस देश ने अपनी उदार छवि स्थापित करने तथा विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम प्रयास के अंतर्गत घोषणा की कि वह अब सिनेमाघरों में क्या है रिलीज होने वाली जितनी भी फिल्म है उनको सेंसर नहीं करेगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। फिल्म को सेंसर करने का मतलब है कोई भी देश है, जैसे कि अपने भारत देश में जो मूवी रिलीज होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, इनकी यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ऐसी बहुत सी मूवी होती हैं जो कि रिलीज नहीं करनी चाहिए, तो वो पहले सर्टिफाइड की जाती है किस कैटेगरी की मूवी है। ऐसे ही हर कोई सिनेमा घर में मूवी को रिलीज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मूवी होती है, उसका अलग अलग मोटो होता है। यदि गलत मोटो है तो वो उनके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट जारी करता है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, फिल्म को सेंसर ही नहीं करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की मूवी हो डायरेक्टली सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, ताकि वहाँ पर जो भी विदेशी वगैरह है वो अट्रैक्ट हो सके। तो ये हो जाएगा यूएई। बाकी यहाँ पर भारत की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, जो भारत में मूवी वगैरह को सर्टिफिकेट देता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। इनकी स्थापना कब हुई है, 1951 में हुई है। अध्यक्ष है प्रसून जोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आ रहा है क्योंकि ये 2017 से लगभग जुड़े हुए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जो यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो 4 कैटेगरी के हैं। आप जब भी थिएटर में मूवी देखते हैं तो फिर मूवी से पहले आपको यू है, काफ़ी बार U/A इस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट का टाइप है। यू का मतलब है सामान्य सार्वजनिक फिल्मों के लिए, जो भी सामान्य सार्वजनिक फिल्म हर कोई देख सकता है, यू सर्टिफिकेट है। एडल्ट जो वयस्क फिल्मों के लिए है, 18+ वाले जो भी हैं वो देख सकते हैं, तो उनको ए सर्टिफिकेट। U/A का मतलब है अभिभावकों की उपस्थिति में है, 18 से कम वाले किशोर भी इस मूवी को देखने के लिए योग्य हैं। एक स्पेशल होती है, विशेषता वाली फिल्म है, जैसे कि केवल डॉक्टर्स देख सकते हैं, स्वास्थ्य आदि पर, वो इन पर बनी हुई फिल्मों के लिए एस प्रमाण पत्र रहता है, जो काफ़ी कम मूवी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, एक ये भी करंट अफेयर्स का है। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। इसको नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, सिविल सेवा से संबंधित जो ये कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी है, शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है। तो इनमें से कौन से जो 6 इस योजना के मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर्स है, स्तंभ है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पर 6 पिलर्स है कौन से? तो मिशन कर्मयोगी में निम्नलिखित 6 स्तंभ है। नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता ढांचा, डिजिटल लर्निंग जो ढांचा फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। ये इतने फ्रेमवर्क आप देख रहे हो, ये मिशन कर्मयोगी के हैं। इनमें से स्वास्थ्य वाला नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य ढांचा है, ये मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत नहीं आता है। इससे जुड़ा हुआ अदर फैक्ट की बात करें तो ये जो योजना है मिशन कर्मयोगी है, ये कब लॉन्च हुई है? 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य है भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण की नींव रखना और उसके उद्देश्य को शासन को बढ़ावा देना। और इसमें 2020 से 25 के बीच में लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे। इस मिशन को चलाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV गैर लाभकारी जो कंपनी है, ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। SPV IGOT के द्वारा ये प्रबंधित होगी कर्मयोगी योजना। और अगला सवाल यहाँ पर, 6 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बना है? तो फरवरी 2022 में 1000 वनडे, ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो ODI मैच 1000 पूरे किए हैं, इस प्रकार ये पहला देश बना है जो कि 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले हैं। तो भारत बन गया है 1000, जो 1000वां मैच था वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत ने 6 विकेट से जीता था। तो ये तो हो गई 1000वां मैच। इस प्रकार 1000 ODI खेलने वाला पहला देश इंडिया बना है। बाकी भारत के जो प्रथम मैच ODI का वो कब हुआ था? भारत का प्रथम वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कहाँ पर खेला था? तो ये हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में हुआ था। बाकी भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम टेस्ट मैच ये 1932 में हुआ था, ये भी इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था, लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। 25 से 28 जून 1932 को हुआ था प्रथम टेस्ट। और प्रथम ODI 1974 में। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम इंटरनेशनल T20 मैच 2006 में हुआ था, 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, वांडरर्स स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में। फर्स्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? प्रथम T20 वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ये सभी हो गए भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच सभी कैटेगरी में, ODI, टेस्ट और T20 में। बाकी यहाँ पर बात करूँ प्रथम जैसे अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच कब हुआ था? 1971 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। और जो पहले मैच थे वनडे के वो 60 ओवर के थे, अभी 50 ओवर के मैच है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 में हुआ था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य। प्रथम डे नाइट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, प्रथम डे नाइट मैच 2015 में हुआ था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम मेंस अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं,
मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से नाटक का प्रस्तुतिकरण है। इसमें गीत साधारणतः किस भाषा में होता है? देखिए मोहिनीअट्टम से इससे पहले वाले एग्जाम में भी आया था, आपके जो 14 मार्च का पेपर था उसमें मोहिनीअट्टम की शैली पूछी थी, जो कि लास्य शैली में ये नृत्य होता है। और यहाँ पर पूछा है मोहिनीअट्टम है ये जो किस भाषा में होता है एक तरीके से, तो मणि प्रवालम भाषा है जो तमिल और संस्कृत का मिश्रण है, इसमें इसकी प्रस्तुति होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य की मणि प्रवालम भाषा है। इस टाइप से कितने डीपली सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित अदर फैक्ट की बात करूं तो ये केरल का नृत्य है, ठीक है, सभी को पता है। और इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, किसके द्वारा? प्राचीन विद्वान भरत मुनि के द्वारा लिखित पुस्तक नाट्य शास्त्र में मोहिनीअट्टम का वर्णन देखने को मिलता है। और एग्जाम में आ जाए कि मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन है वो किस नृत्य के अनुक्रम सम्मान है, तो भरतनाट्यम के सम्मान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये मोहिनीअट्टम में इस्तेमाल होने वाले संगीत उपकरण में कौन से हैं? मृदंगम है, इद्दका है, बांसुरी, वीणा, ये सभी मोहिनीअट्टम में प्रयोग होते हैं। और इसकी जो राग रहती है वो सोपान शैली में गाया जाता है इसको। नेक्स्ट वाला यहाँ पर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या है यहाँ पर निरसन हुआ इनका। और हालांकि यहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर बाकी इनके बाद के जितने भी अधिनियम हैं वो सभी अधिनियम के साथ उनको निरस्त किया गया है। तो आर्टिकल 395 में आपको ये वर्णन देखने को मिलता है, आर्टिकल 395 में, जहाँ पर इन सभी 1947 वाला जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इन सभी का निरसन यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार इनके बाद का बोला है ना, इनके बाद की जो अधिनियम है उनका निरसन है। लेकिन इस अधिनियम को छोड़कर जो ये वाला है प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, तो ये क्या है? तो ये 1949 का अधिनियम है। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया और विशेष अदालत के साथ या फिर जो विशेष अवकाश के बिना उच्च न्यायालय से सीधे अपील दायर करने की पुरानी प्रणाली को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं वो मिले हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो ये था दोस्तों बिहार में। तो अवशेष कहाँ मिलेंगे? बिहार में, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है पाल राजा धर्मपाल है। यहाँ से काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। विक्रमशिला की बात हुई तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय का भी पता होना चाहिए। किसके काल में विकसित हुआ है? तो कुमार गुप्ता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, इनके काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन से सही है? तो 4 स्टेटमेंट देखिएगा विटीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर है ये है क्या? अंगूर की खेती है, बाकी सभी गलत है। जैसे कि रेशम कीड़ है उनका व्यावसायिक पालन तो हो जाएगा सेरिकल्चर, ठीक है। सब्जी फूल फलों की खेती जो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी फूल फलों की खेती है ये हो जाएगी दोस्तों हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट वाले यहाँ पर विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनयिक का विवरण है। वह राजनयिक कौन सा है इनमें से? जो हेरात से भारत आने वाले राजनयिक का वर्णन है, 15वीं शताब्दी में आए हैं, विजयनगर शहर के संबंधित इनका विवरण देखने को मिलता है। इनका नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी है। अब्दुल रजाक समरकंदी जनवरी 1942 से 1442 से जो 15वीं शताब्दी है और 1445 तक है, कोझिकोड जो भारत में फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे, उस समय ये भारत आए थे। इनका नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी है, जो एक इस्लामी विद्वान है, फारसी यात्री थे। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर का इन्होंने दौरा किया था। और अन्य जैसे ऑप्शन दिखे गए, इब्न बतूता है, मोरको है, मार्को पोलो, ये कहाँ के नागरिक थे? ठीक है, इब्न बतूता है ये मोरको का यात्री था। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? महमूद बिन तुगलक के काल में। और मार्को पोलो है ये वेनिस यात्री था। और बात करूं अल बरूनी की, अल बरूनी का जन्म तो उज्बेकिस्तान में हुआ और ये कब? भारत किसके काल में? तो महमूद गजनवी की सेना के साथ ये भारत की यात्रा रही है अल बरूनी की। मैगस्तनीज है यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत और चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया। चीनी यात्री फाइयान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। चीनी यात्री फैनसांग है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। और इसिंग जो चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु है वो नालंदा विश्वविद्यालय में है, 10 वर्ष तक रहा था। उस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है? जे यहाँ पर हो जाएगा अजैविक कारक है, जो निर्जीव है तो अजैविक कारक हो जाएगा।
उत्तर भारत की चेनाब नदी निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से निकलती है? उत्तर भारत की चेनाब नदी है किन दो नदियों के संगम से निकलती है? तो आप कहेंगे चंद्रा और भागा नदी का संगम है। तो चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के उत्तरी हिमालय में जो चंद्रा, जिसे आप तांदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से ये इनका संगम है, वहां से ये बन जाती है चेनाब नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाब नदी। अब देखिए, जब सिंधु नदी की बात आई है, जहां से एग्जाम एक सवाल आता है सिंधु जल समझौता से, सिंधु नदी जल समझौता से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये जल समझौता किनकी मध्य कब हुआ है, भारत को कौन सी नदियों का नियंत्रण मिला है, समझौता किसने करवाया, ये प्रमुख सवाल रहते हैं। तो 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के मध्य इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं सिंधु जल समझौता। ये समझौता कराया किसने है, मध्यस्थता किसने की है? तो विश्व बैंक ने की है, ठीक है। और इसमें 3 नदी हैं। कौन सी 3 नदी जो पाकिस्तान को नियंत्रण में दिया गया है, कौन सी 3 नदी भारत के नियंत्रण क्षेत्र में आई है? तो 3 जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत को दी गई। पूर्वी कौन सी? ब्यास, रावी और सतलुज है। कौन सी? ब्यास, रावी और सतलुज नदी का नियंत्रण भारत को, और पश्चिमी नदी है जो सिंधु, चेनाब और झेलम है, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, ये पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। बान की मून है 8वें महासचिव के रूप में रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगीज है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल है यहाँ पर समानांतर सरकार का, जो 1943 में महाराष्ट्र की पूछा है। किस जिले में कुछ युवाओं ने एक समानांतर सरकार, जो प्रति सरकार कह सकते हो, इसकी स्थापना कर ली थी, जिसमें स्वयंसेवी समूह और ग्राम इकाइयां शामिल थी। 1943 में महाराष्ट्र में जो समानांतर सरकार है वो सतारा जिले में, जिसे सतारा समानांतर सरकार या फिर प्रति सरकार है। इसके नेता कौन थे? क्रांति सिंह नाना पाटिल थी। तो ये सतारा समानांतर सरकार 1943 में नेता क्रांति सिंह नाना पाटिल थे। और देखिए, जब बात हो रही है समानांतर सरकार की, तो एक बलिया समानांतर सरकार है जो अगस्त 1942 में 1 सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन ये समानांतर सरकार थी, जो उस समय ब्रिटिश शासन था। तो लेकिन सरकार यहाँ पर ये इनके द्वारा शासित एक तरीके से समानांतर सरकार सतारा में क्रांति सिंह नाना पाटिल के द्वारा। ताम्रलिप्ता जाति सरकार है, वो भी 1942 में 17 दिसंबर को गठित हुई है। ये जो सरकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक स्वतंत्र समानांतर सरकार थी। 8 अगस्त 1944 को गांधी जी के द्वारा बताए गए अनुसार इसे भंग भी बाद में किया गया था। अगला सवाल है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान ब्लैंक फिल करना है। एन ऑब्जेक्ट इज इट्स एक्सप्रेशन, यहाँ पर पूछा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो किसके परिवर्तन की दर त्वरण है? तो आप कहेंगे वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता है नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, किसका? हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो भी अर्हत योग्य व्यक्ति है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, ऐसे किसी एक व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कार्यवाही में ये बोलने की, सदन में बोलने की शक्ति तो होती है, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी ने यूपीएससी में यहाँ से एक सवाल आया था। महाधिवक्ता जो राज्य विधानसभा, महाधिवक्ता से संबंधित गलत कथन आपको बताना था, जिसमें था मतदान का अधिकार होता, लेकिन नहीं होता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का पद है। और बाकी जो महान्यायवादी हैं, देश का कह सकते हो प्रथम कानूनी, जो मुख्य कानूनी सलाहकार रहते हैं, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है, जो 15वें महान्यायवादी हैं। और अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है? बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नेम है इंग्लिश में, वो दोस्तों यहाँ पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट में अक्सर सवाल आता है। बांग्लादेश संसद का नाम आता है। बांग्लादेश विक्ट्री डे कब मनाया गया है? तो बांग्लादेश संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश का जो विक्ट्री डे मनाया जाता है 16 दिसंबर को, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, जब घोषित हुआ था आज़ाद 26 मार्च 1971 को, लेकिन विक्ट्री डे यहाँ पर 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को किसके संविधान से अंगीकार किया गया है?
संयुक्त बैठक से यूपीएससी में भी सवाल आया है, एनटीपीसी में भी आ चुका है, इसके अनुच्छेद से सवाल पूछा जाता है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक की विशेषता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस प्रकार संयुक्त बैठक वगैरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बहुत बार सवाल आता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये जो ज्वाइंट सीटिंग है, संयुक्त बैठक है, ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है? जो अनुसूचित भाषाएं हैं, 22 अनुसूचित भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, उनमें से कौन सी भाषा सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो संस्कृत भाषा है 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, 2018 में जो भाषाई जनगणना के आंकड़े रिलीज हुए हैं 2011 वाले, 18 में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने की संख्या है, पहले 41 थी 2001 के अकॉर्डिंग, अभी 43.63% लोग हैं हिंदी उनकी मातृभाषा। कितने परसेंटेज लोगों की? 43.63%। अब देखिए, इससे पहले सेम आपकी फेज 9 में सवाल आ चुका है कि हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद है बंगाली दूसरे नंबर पर, इसके बाद मराठी है, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती और 7वें नंबर पर है उर्दू। अब गैर अनुसूचित भाषाएं, ऊपर ये सभी अनुसूचित थी, शेड्यूल थी, और गैर अनुसूचित भाषाओं में जो भीली भाषा है वो सबसे अधिक द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो गैर अनुसूचित कैटेगरी में 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भीली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में टोटल 19,569 भाषाएं और बोलियां हैं। कितनी हैं? 19,569। 8वीं अनुसूची में टोटल जो 22 भाषाएं हैं, एग्जाम में आता कौन सी है कौन सी नहीं है। शुरुआत में थी वो 14 थी, बाद में नेक्स्ट भाषाओं को ऐड किया गया। तो ये सभी 22 भाषाएं आपको पता होना चाहिए, देख लीजिएगा ब्रीफली। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिथई जो मणिपुरी है उसे मिथई कहेंगे, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। शुरुआत में संविधान में शामिल 14 भाषाएं थी, बाद में कौन सी भाषा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुई है, जरूर याद रखना। देखिए 14 भाषा तो थी, उसके बाद जो 15वीं भाषा है वो सिंधी को ऐड किया गया है। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के जरिए सिंधी बनी है। यहाँ पर पहली जो भाषा ऐड हुई है 14 के बाद वो सिंधी है। उसके बाद यहाँ पर 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी जिसे मेइती कहेंगे, और नेपाली है। ये 71वें 21वें के बाद 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की गई है। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं हैं। ये 21, 71, उसके बाद 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ, इसके जरिए 4 अंतिम भाषाएं ऐड हुई है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आप शॉर्ट में रमसा बोलते हो, रमसा योजना है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी में भी सेम सवाल आया था, बार बार एग्जाम आता है कि रमसा योजना कब शुभारंभ हुआ है, रमसा से पूछा जाता है। और सर्व शिक्षा अभियान से भी सवाल आता है। रमसा योजना की शुरुआत 2009 में हुई है, क्रियान्वयन 2009-10, शुरुआत 2009 में योजना का शुभारंभ हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान से पूछा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान है ये दोस्तों 2001 में, याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, रमसा 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना। एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान में जो आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना है। और शुरुआत में इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक रखा गया था संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 2018 में इसको मर्ज कर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सवाल को यहाँ पर डिलीट करना था क्योंकि ऑप्शन में ओडिशा भी था और तमिलनाडु भी था। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो ओडिशा में महेंद्रगिरी पहाड़ी उसमें सही माना गया है, जो आंसर की जारी की गई है। महेंद्रगिरी ओडिशा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है, जो कि ओडिशा का सेकेंड सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला है देवमाली पर्वत, उसके बाद महेंद्रगिरी है। बाकी महेंद्रगिरी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित भी एक पहाड़ी है, जहां पर इसरो का जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में।
अगला सवाल यहाँ पर विषम जवराणु जो प्लाज्मोडियम एक छोटा प्रोटोजोआ है, यानी प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कौन सी ऐसी प्रजाति है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया सबसे घातक मलेरिया उसके कारण होता है, तो वो दोस्तों हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। यहाँ पर विकल्प एक करेक्ट है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है सबसे घातक प्लाज्मोडियम, एक जो घातक मलेरिया होने का कारण बनता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी प्राणी वर्ग जो एविज है, पक्षी आप कहेंगे, पक्षी प्राणी जो एविज वर्ग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पक्षपाद पंखों में परिवर्तित होते हैं, पीछे वाले नहीं होते हैं, आगे वाले अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित होते हैं एविज में। इसके पास चौंस होती है, पक्षियों के पास होगी ही। पूंछ के आधार पर तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा क्या है, शुष्क होती हैं, तेल ग्रंथि को छोड़ दें। पंख होते हैं जो उड़ान रहित पक्षियों को छोड़कर इनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और त्वचा की बात करें, केवल पुच्छ के आधार पर एक पृष्ठ तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पाई जाती, बाकी शुष्क होती है। नेक्स्ट सवाल, किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, और ये ताशकंद अभी कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। उस समय पूर्व सोवियत संघ की जो ताशकंद है उसमें 11 जनवरी 1966 को लेट नाइट, देर रात्रि 1 बजे के आसपास पाकिस्तान के साथ जो ताशकंद समझौता पर दस्तखत करने के बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को क्या है, हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। वैसे ये जो ताशकंद समझौता है 10 जनवरी 1966 को हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री के मध्य है 10 जनवरी को। फिर जैसे ही डेट चेंज हुई 11 जनवरी को इन रात्रि को इनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट वन यहाँ पर अंतिम सवाल, दक्षिण भारत के उगादी त्योहार से संबंधित उगादी पचड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है, इनमें से कितने प्रकार के यहाँ पर जो उगादी पचड़ी व्यंजन है इसमें फ्लेवर कितने प्रकार के, 6 फ्लेवर आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से यहाँ पर, जैसे कि मीठा है, सॉल्टी होता है, कड़वा होता है, स्पाइसी है, खट्टा है, तो अलग अलग प्रकार के 6 फ्लेवर, एक ही जो यहाँ पर 6 प्रकार का मिश्रण है। उगादी पचड़ी इसका नाम है। उगादी त्योहार से संबंधित ये व्यंजन रहता है। उगादी पर्व है ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है, स्पेशल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का मुख्य जो चैत्र हिंदू नववर्ष है, चैत्र मास का प्रथम दिन जो कैलेंडर का, उसको नववर्ष के रूप में उगादी पर्व है। जिस प्रकार गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में, उसी प्रकार ये भी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 सवाल हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल पेपर जो फेज 9 के हुए हैं अब की बार 2022 में, ये स्पेशल ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 10th और 12th लेवल के और भी पेपर है वो जल्द अपन कंप्लीट कर देंगे। बाकी इसकी जो PDF फाइल है ये एक साथ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।